नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डाक टिकटों के बारे में जिन्हें भारतीय डाक ने विशेष अवसरों पे जारी किया गया है। तो शुरुआत करते हैं हैप्पी न्यू ईयर सीरीज से, जिसको जनवरी में रिलीज़ किया गया है भारतीय डाक ने। जो पहली जो टिकट दिख रही है, पॉइंट सेलेक्ट करते हैं पॉइंटर। जो पहली जो टिकट है, जो गणेश पोल जो नाम से है, अ, ये गणेश पोल है जो जो जयपुर का अंबर महल है वहाँ पे स्थित है। और इसका महत्व ये है कि इस प्रवेश द्वार में केवल राजा महाराजा अपने निजी कक्ष में दाखिल होते थे इस प्रवेश द्वार से। और गणेश पोल के निर्माण कार्य में मुगल और सजावटी मेहराबदार एवं महीन जालीदार निर्माण के लिए प्रसिद्ध राजपूत वास्तुशैली का खूबसूरत मिश्रण है ये। तो ये जयपुर के अंबर किले का गणेश द्वार है। फिर दूसरा जो पाश पाशमीना है, ये पाशमीना उच्च कोटि की कश्मीरी ऊन होती है जिससे बनी होती है। पाशमीना को बुनावटी रेशम में हीरा माना जाता है और डाक टिकट पर अत्यंत खूबसूरत कढ़ाई से सजी हाथ से बुनी पश्मिनी शाल का अंकन किया गया है। ये शॉल का चित्रण है। फिर है ये जो तीसरा जो डाक है, वो एक मुखौटा है। ये पारंपरिक छऊ मास्क बोलते हैं जिसको। ये पारंपरिक मुखौटा है, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे चैत्र पर्व के दौरान त्योहारों में तैयार किया जाता है। इस नृत्य में पूरा समुदाय शामिल होता है। माना जाता है कि छऊ नृत्य बुरी ताकतों को दूर भगाता है और लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करता है। छऊ नृत्य का प्रभाव इसकी मौलिकता और सुंदरता में है और इसमें इस्तेमाल होने वाले मुखौटों पर निर्भर है। इस नृत्य शैली में इस्तेमाल होने वाला हर मुखौटा महाकाव्यों, पुराणों और धार्मिक गाथाओं के किसी चित्र का प्रतीक होता है। तो ये था छऊ मास्क। फिर आगे बढ़ते हैं। जो पहला जो सरोता, जो ये क्या बोलते हैं, सरोता धातु का बना होता है और इसका आकार कैंचीनुमा होता है। इसका सुपारी काटने में, छोटी छोटी सुपारी को छोटे छोटे काटने में, छोटा काटने में प्रयोग में किया जाता है। और इन टुकड़ों को अन्य सामग्रियों के साथ पान की या बीड़ी में पान की बीड़े में रखकर चबाया जाता है। सरोता कई प्रकार के आकार तथा सजावटी डिजाइन में देश के विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं। सरोता ऐसी खूबसूरत कलात्मक वस्तु है जो गुजरे जमाने की सुकून भरी जीवन शैली की याद दिलाता है। ये सरोता दिख रहा था। फिर अब ये जो दिख रहा है बोध वृक्ष, इस तरफ वाला बोध वृक्ष। बोध वृक्ष की ये पहले बताइए, ये मध्य प्रदेश के सांची स्तूपा परिसर में स्थित बलुआ पत्थर से बनी एक प्रतिभा है। और बोध वृक्ष अथवा ज्ञानोदीपक वृक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि यह पीपल का प्रतीक है। इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध वृक्ष के प्रतिरूप का प्रयोग स्वयं बुद्ध के प्रतीक के रूप में किया जाता है। सांची परिसर में स्थित बलुए पत्थर से बनी यह प्रतिमा बेहद बारीकी और खूबसूरती से तराशी गई है। ठीक है जी। फिर है मयूर प्रवेश द्वार बोले या मयूर द्वार बोल दो इसको। ये जो बीच वाला चित्र है, ये जयपुर में मयूर प्रेस द्वार है। है जयपुर सिटी प्लेस के अंदरूनी हाथे में स्थित 4 प्रवेश द्वारों में से एक है जिसके जरिए चंद्र महल में दाखिला हुआ जा सकता है। यह प्रवेश द्वार मयूर के प्रतिरूप से सुसज्जित है और पतझड़ के मौसम का प्रतीक है। यह द्वार भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये मयूर द्वार के बारे में। फिर चैत्य हॉल के बारे में बात करते हैं। ये जो चैत्य हॉल दिख रहा है, तो महाराष्ट्र स्थित किले के चैत्य भवन का अंकन है और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित यह स्तंभों को बुद्ध के जीवन तथा कार्य शैली को दर्शाता है। नक्काशी से सजाया गया है। यह भवन पत्थर को काट कर निर्मित और भारत के विशालतम चैत्यों में से एक है। तो इस पे भी भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की है। फिर है तंजारू पेंटिंग जो इधर दिख रही है। ये जो पेंटिंग है, ये चित्रकला
तंजारू चित्रकारी का अंकन है। तंजारू चित्रकारी के अंतर्गत लकड़ी के तख्तों पर पैनल पेंटिंग की जाती है। इसकी महीन और गहन सजावट, खिला हुआ सतह और चमकते रंग इसकी खूबसूरती को बेमिसाल बना देते हैं। बेशकीमती रत्नों और मोतियों के साथ साथ शीशे के टुकड़ों की सजावट इस कलात्मक चित्रकारी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। चित्रांकन में उभार की तकनीक इस्तेमाल किए जाने के फलस्वरूप इस शैली से सुसज्जित वस्तुओं में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और ये जयपुर की ब्लू पोएट्री है, पोट्री। और जयपुर के पारंपरिक शिल्प के रूप में विख्यात नीले रंग के मिट्टी के बर्तन अर्थात ब्लू पोट्री का अंकन है। इस शैली को ब्लू पोट्री का नाम इसलिए दिए गए क्योंकि इसमें मुख्यतः नीले रंग की चित्रकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इन बर्तनों पर उकेरी गई चित्रकारी मुख्यतः बूटेदार होती है, जो फारसी शैली में बनाई गई है। तो इस पे भी भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया गया है। फिर ये जो रंगीन कांच, स्टेन्ड ग्लास जो बोल रहे हैं, रंगीन कांच, ये राजस्थान में उदयपुर स्थित बागोड़ की हवेली की शीशों की खिड़कियों को दर्शाई गई है। इस हवेली की उत्कृष्ट वास्तुशैली में 18वीं सदी में अत्यंत खूबसूरत रंगीन शीशों के सजावटी कार्यों का नायाब नमूना मिलता है। फिर है पिचकारी। पिचकारी या पिचकारी या पेट्टा ड्यूरा पर आधारित है। इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। और ये किसका, ये पंचीकारी शैली में काले संगमरमर में निर्मित एक टेबल टॉप का अंकन किया गया है। और पिचकारी उस सजावटी कला शैली का नाम है जिसके अंतर्गत अत्यंत खूबसूरती से तराशे गए और बेहद चमकीले रत्नों को जड़कर मोहक चित्र उकेरे जाते हैं। फिर है जरदोजी, ये जो बीच वाली फोटो है जरदोजी। ये आगरा की मशहूर जरदोजी कालीन का अंकन है। और जरदोजी में सोने व चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है और इस कढ़ाई में मोतियों एवं रत्नों का भी प्रयोग किया जाता है। और भारत सरकार ने इस पे भी डाक टिकट जारी की है। फिर है ये जो डाक टिकट है गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में। और इनका 350वां प्रकाश उत्सव जो बिहार के पटना में बनाया गया है। तो इस पे भी भारत सरकार ने डायरेक्ट टिकट जारी की है। फिर आगे जो हेड गियर्स के ऊपर भी भारत सरकार ने टिकट जारी की है। तो विभिन्न विभिन्न हेड गियर, जैसे ये दस्तार है जो पंजाब में जो पगड़ी सरदार जी पहनते हैं, तो उनके ऊपर है। और फिर अभी ये गवल सिंगा मारिया जनजाति टोपी। और गवल सिंगा मारिया जनजाति टोपी, ये गवल सिंगा मारिया मध्य भारत के प्राचीनतम जनजाति समूह में से एक है। छत्तीसगढ़ के इस जनजाति समुदाय का नाम गवल के सींगों के आकार की बनी इनकी विशिष्ट टोपियों पर आधारित है। समुदाय के लोग इस टोपी को शादी विवाह अन्य समारोह के अवसर पर नृत्य के दौरान पहनते हैं। और गवल के सींगों की कमी होने के कारण अब इस पारंपरिक टोपी में पालतू पशुओं के सींगों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पारंपरिक टोपी का मूल फ्रेम बांस का बना होता है जिसमें मोर अथवा मूंगे के पंखों से सजाया जाता है। और इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें कोड़ियों की माला लटका दी जाती है। इस गवल सिंगा टोपी को परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में सुपर्द कर दिया जाता है। तो ये आदिवासियों की टोपी है, बिजोन हॉर्न मारिए ट्राइब कैप इंग्लिश में कहते हैं। फिर अगली जो हेड गियर है वो आगामी जनजाति। तो आगामी ये नागालैंड में पुरुष जो होते हैं उनको वो पहनते हैं। तो आगामी नागा पुरुष एक विशाल टोपी पहनते हैं जो बांस की पट्टियों और सूती डोरियों से बनी होती है। इन टोपियों को हॉर्नबिल के पंखों से सजाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, उनके पंखों से सजाया जाता है। प्राचीन समय में योद्धा को इस टोपी को पहनने का हक पाने के लिए अपनी वीरता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता था। फिर ये गुजराती पगड़ी है जो गुजरात के लोग बांधते हैं। और इधर ये हरियाणवी पगड़ी जो हरियाणा के लोग बांधते हैं। और
और ये जो बीच में दिख रही है गोंडा लद्दाखी टोपी या गोंडा लद्दाखी कैप बोल दो। तो गोंडा लद्दाख की ये कि महिलाओं की पारंपरिक पोशाक का अभिन्न अंग होता है। और गोंडा एक विशेष किस्म की टोपी होती है जिसमें किनारों पर काट लगाकर इसे विशेष आकार दिया जाता है। गोंडा को आमतौर पर रेशम तथा जरी या मखमल के कवर किया जाता है और चांदी व सोने के तारों से सजाया जाता है। इस जनजाति के बुजुर्ग भी गोंडा पहनते हैं, परंतु इनकी ये टोपियां अपेक्षाकृत साधारण डिजाइन वाली होती है। तो ये गोंडा जनजाति की जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में पहनी जाती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में हिमाचली टोपी। और ये जोपी टोपी इस तरफ, जापी टोपी। तो जापी टोपी असम की पारंपरिक तिकोनी टोपी है। यह टोपी केन की डंडियों को बांध कर बनाई जाती है, जिसे डोंकू नामक ताड़ के पेड़ से जाप अर्थात पत्तियों से सजाया जाता है। जापी का इस्तेमाल सजावटी टोपी के साथ साथ पारंपरिक सज धज के लिए भी किया जाता है। प्लेन टोपियों का इस्तेमाल आम लोगों द्वारा धूप से बचने के लिए भी किया जाता है, जबकि सजावटी जापी आमतौर पर असम के शाही परिवार अथवा संभात वर्ग के लोग अपनी सामाजिक हैसियत के प्रतीक के रूप में पहनते हैं। इस टोपी को बिहू नृत्य की एक विशेष शैली के दौरान पहना जाता है। इसका इस्तेमाल धूप बारिश से बचने के लिए भी किया जाता है। पारंपरिक तथा अन्य समारोहों के दौरान इसे सम्मान स्वरूप भेंट भी किया जाता है। अत्यंत खूबसूरत होने के कारण इसे घरों में सजावटी सामान के तौर पर भी रखा जाता है, विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर स्वागत चिन्ह के रूप में। तो बीच वाली हार्नबिल योद्धा टोपी, हार्नबिल योद्धा टोपी। हॉर्नबिल अत्यंत दुर्लभ पक्षी है। किसी टोपी पर हॉर्नबिल के पंखों की संख्या युद्ध में प्राप्त वीरता पदकों को द्योतक होता है और नागा योद्धाओं को अपने टोप पर पंख पंख लगाने का हक होने के लिए युद्ध में सफलता हासिल करनी होती है। फिर है आगे ये नागा टोपी। और बीच वाली जो दिख रही है नागा टोपी, ये अ, छग जनजाति के नागा योद्धा विशेष किस्म के केन से बने मुकुटनुमा टोपी पहनते हैं। ये टोप हार्नबिल के पंखों के अतिरिक्त बकरी अथवा भालू के रोए जंगली सूरों के दो दांतों से सजे होते हैं। इस टोपी को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ठोडी पट्टी की शेर के अगले दो पंजों के 10 नाखूनों से सजाया जाता है। इस विशेष टोपी को पहनने का अधिकार केवल अत्यंत सफल नागा शिकारियों को ही प्राप्त होता है। तो ये शिकारियों की टोपी होती है नागाओं की। फिर है मसूरी पेटा। ये मसूर की साग शिरोवस्त्र का नाम पेटा है। इस शिरोवस्त्र को पहनना मसूर के राजा वुडियार से जुड़ी हुई है, जो इस पेटी को बड़ी शान से पहनते थे। और कोटुम और मशहूर जिलों में यह शिरोवस्त्र गर्व का प्रतीक है। किसी व्यक्ति को मसूर पेटा प्रदान करने का अर्थ है कि वह अत्यंत सम्मान और आदर का पात्र है। तो विशेषकर ये इसको पुरुष पहनते हैं। फिर ये मिथिला पाग, ये जो दिख रही है इधर मिथिला पाग, ये पाग बिहार के मिथिला क्षेत्र के मिथिली लोगों की शिरोवस्त्र का नाम है और पाग आदर सम्मान का प्रतीक है और मिथिली क्षेत्र के लोग इसे बड़े गर्व से पहनते हैं। फिर ये राजस्थान की पगड़ी जो सापा बोलते हैं इसको, इधर देखो पुनेरी पगड़ी, पुनेरी पगड़ी पुणे शहर में मान और सम्मान की प्रतीक पुनेरी शिरोवस्त्र का इतिहास की 17वीं सदी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। इस दौर में कोष्ठी समुदाय के लोग हर 15 दिन में लोगों के घर आकर ये पगड़ी बनाते थे। हालांकि ये शिरोवस्त्र विशेष सम्मान का प्रतीक है और ये विशेष सम्मान का प्रतीक है। तो ये बीच में टीपी
और फिर इसके बाद ये लेडी बर्ड बीटल, जो ये एक खेतों में पाया जाने वाला जीव है, इसके ऊपर भी सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। ये जो फार्मर और उनका दोस्त होता है, या कृषकों का ये मित्र होता है, जो छोटे छोटे कीटों को खाकर फसलों को बचाता है। तो इस पे भी भारत सरकार ने डाक टिकट 2017 में जारी की है। फिर ये कि चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष की उपलब्धि पर भारत सरकार ने चंपारण के सत्याग्रह पर डाक टिकट जारी किए। तो चंपारण सत्याग्रह की विशेष बात ये थी कि गांधी जी ने अपना जो पॉलिटिकल जीवन है चंपारण ग्रह सत्याग्रह से स्टार्ट किया था, और ये अप्रैल 1917 में ये आंदोलन हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था भारत के अंदर। तो इसके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में इस डाक टिकट को जारी किया गया। थैंक यू, these are all in this series. If you like, please share with your friend and subscribe to my channel. Thank you.